Hello my dear students, this is Ismaili Ansar and today I'll teach you the chapter first of class 12th which is reproduction in organisms. So let's get start. We have to start this lesson beta from the introduction. तो चलिए इंट्रोडक्शन से समझेंगे एकदम बेसिक से बेटा. और इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है एनसीईआरटी की पॉइंट से और वो पॉइंट है लाइफ स्पन. क्या है बेटा? लाइफ स्पन. ठीक, तो चलिए समझते हैं लाइफ स्पन क्या होता है. द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ of an organism represents its life span. समझेंगे बेटा. अब जो टाइम पीरियड होता है बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ का, ठीक है ना, मतलब जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वही क्या होता है? लाइफ स्पन होता है. समझ में आई बात बेटा? तो बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा? लाइफ स्पन. इज इट क्लियर बेटा? वेरी गुड. एक चीज ध्यान देंगे बेटा कि नेचुरल डेथ यहां पर टर्म यूज किया जा रहा है. नेचुरल डेथ मतलब बेटा वो ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी उम्र जी करके जब मरेगा तब उसे कहेंगे नेचुरल डेथ. किसी एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है तो उसे नेचुरल डेथ नहीं कहेंगे. ठीक है ना? जब ही एक्सपायर होगा, जब वो पूरी उम्र जी लेगा, बुढ़ा होकर के मरेगा, तभी उसे कहेंगे नेचुरल डेथ. समझ में आई बात बेटा? वेरी गुड. अगला पॉइंट है लाइफ स्पन से ही रिलेट करके है और वो पॉइंट है लाइफ स्पन of organisms are not necessarily correlate with their साइजेस. अब देखिए क्या कह रहा है बेटा. ये लाइन कह रही है कि जो लाइफ स्पन है वो ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करती है. समझ में आई बात बेटा? वेरी गुड. एक एग्जांपल से समझेंगे, समझ में आ जाएगा. जैसे देखो क्रो और पैरेट को, ठीक है ना, तो ये दोनों की साइज जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं बेटा. ठीक, लेकिन बेटा अगर हम इन दोनों में इनकी लाइफ स्पन के बारे में बात करें, क्रो और पैरेट में, तो काफी डिफरेंस है. देखेंगे क्रो जो है वो 14 से 15 ईयर जीता है और पैरेट 140 ईयर से लेकर के 150 ईयर्स तक जीता है. तो काफी डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा बेटा? तो इसलिए हमें समझ में आ गया होगा कि जो लाइफ स्पन होता है वो साइज पर डिपेंड नहीं करता है. समझ में आई बात बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड. अगला पॉइंट है बेटा नो इंडिविजुअल is immortal. No individual is immortal except single celled organisms.
नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। मतलब बेटा कि कोई भी जीव जो है वो अमर नहीं है, लेकिन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को छोड़कर, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को छोड़कर बेटा। क्यों ऐसा बोल दिया गया है, देखते हैं। जितने सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं, एक सेल से बने होते हैं बेटा, ठीक। अब ये रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं, है ना। क्या करते हैं ये, सेल डिवीजन करते हैं। और सेल डिवीजन में क्या होता है, एक सेल होता है, वही आगे जाकर के दो पार्ट्स में अलग अलग हो जाता है। फिर ये दोनों भी सेल डिवीजन करेंगे, दो दो पार्ट्स में हो जाएंगे। यहां पर बेटा हमको डेथ देखने को नहीं मिल रही है, जिसके कारण से हम यहां एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि इस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पन क्या है, इस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पन क्या है, हम यहां नहीं समझ पाएंगे, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें डेथ देखने को ही नहीं मिल रही है, और डेथ नहीं देखने के लिए मिल रही है बेटा, तो हम इसका लाइफ स्पन डिसाइड नहीं कर सकते बेटा। समझ में आई बात बेटा, वेरी गुड। तो ये लाइन हमारी बताती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अमर नहीं है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को छोड़कर। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को क्यों छोड़ा मैंने, समझ में आ गया ना, वेरी गुड। और अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा वो टॉपिक जिसको पढ़ने के लिए सारे बच्चे होते हैं परेशान, रिप्रोडक्शन। तो चलिए समझते हैं बेटा रिप्रोडक्शन को उसके डेफिनेशन से। और डेफिनेशन है, रिप्रोडक्शन is a biological process in which organism gives rise to their young ones। जिसे ऑफस्प्रिंग कहते हैं बेटा, सिमिलर टू itself, ठीक। Reproduction is a biological process in which organism gives rise to their young ones, जिसे ऑफस्प्रिंग कहते हैं, सिमिलर टू इटसेल्फ। मतलब बेटा रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स अपने संतान को जन्म देते हैं जो उनके समान होती है। समझ में आई बात बेटा, वेरी गुड। अब पॉइंट आता है बेटा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक, तो कितने टाइप्स होते हैं बेटा, दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो और नाम होते हैं, एगामोजेनेसिस एंड एगामोजेनी। ठीक है बेटा, ये दो नाम और होते हैं। अब हम देखेंगे बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व। फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन करने के लिए सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक। और इसमें नो गैमेट फॉर्मेशन, कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है।
and no fusion occurs. कोई फ्यूजन भी नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ना गैमेट बन रहे हैं और ना गैमेट्स का फ्यूजन होगा। समझ में आई बात? वेरी गुड। अब अगर हम बात करें बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसमें क्या होता है? इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो इसमें लिखेंगे इन दिस टू पेरेंट्स इन्वॉल्व फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक बेटा, इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, और उन दोनों पेरेंट्स में से एक जो है वो होता है मेल। ठीक, एक पेरेंट मेल होता है और एक होता है फीमेल। समझ में आई बात बेटा? वेरी गुड। और जो मेल होता है बेटा वो क्या करता है? मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। ठीक, मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है बेटा। ठीक, और जो फीमेल होती है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है। ठीक, और आगे जाकर के बेटा यही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों क्या करते हैं? फ्यूजन करते हैं, और फ्यूजन करने के बाद में एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। ठीक है ना। तो यहां हमने देखा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है जहां पर कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं, कोई फ्यूजन नहीं होता। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मेल क्या करता है? मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, और फीमेल फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है, और आगे जाकर के वो दोनों फ्यूज करते हैं और वही एक न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप होता है। समझ में आई बात बेटा? तो इस वीडियो में हमने देखा बेटा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे, है ना। तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।